नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी पीएम मोदी के उस बारूदी जवाब पर जिसने सदन में कांग्रेस को अपनी नियति और नीति दोनों को याद दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान राहुल गांधी इंदिरा का जिक्र कर रहे थे। उनकी नीति और राजनीति की चर्चा की गई। उनके फैसलों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला तो पीएम मोदी ने सदन में वो बारूदी जवाब दिया कि पूरी कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा देश आज तक भुगत रहा है। पीएम मोदी ने लाइन के साथ कांग्रेस को बता दिया कि युद्ध के मैदान में इंदिरा गांधी ने क्या नीति अपनाई, उनकी नीति क्या रही और किस तरह कांग्रेस की गलती की सजा आज भी देश भुगत रहा है। सिर्फ पीएम मोदी ने ही नहीं, बीजेपी के दूसरे सांसदों ने भी इंदिरा गांधी के दौर को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखी चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1971 की लड़ाई में बलिदान तो भारतीय सेना ने दिया, लेकिन आयरन लेडी का तमगा किसी और को क्यों मिला। जो जंग सेना ने मैदान में जीती वो इंदिरा गांधी मेज पर हार गई। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर कर सवाल पूछ रही है कि आयरन लेडी कैसे युद्ध के टेबल पर हार गई थी। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। 3 दिसंबर 1971 में। धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूँगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। और मैं उतारना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में
उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी नहीं, एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं, राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था, या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी? माननीय सभापति जी, अगर आप ये देखेंगी तो लिखा है बड़ा स्पष्ट, I regret to inform your excellency that around 17:30 hours on the 3rd of December, Pakistan launched a massive air and ground attack on our country all along the western border. Their aircraft bombed Srinagar, Amritsar, Pathankot, Utrali, Ambala, Agra, Jodhpur and Avantipur. There has been heavy shelling on the borders, cities and townships of Ambala, Firozpur, Sulavanki, Khemkaran, Poonch, Medipur and Jaisalmer. Sir, Madam आगे लिखती है, it is also significant that within the minutes of launching of the attack, the Pakistani publicity media launched a malicious propaganda. तो अब कुछ सवाल हैं जो इंडिया न्यूज जानना चाहते हैं, उनका जवाब, और दर्शक भी जानना चाहते हैं उनके जवाब। शोर सियासी, कांग्रेस की गलती और देश ने गलतियां भुगती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बवंडर, कांग्रेस ने किया था सरेंडर। इंदिरा गांधी की नीति युद्ध के मैदान में हारी। इंदिरा गांधी की चिट्ठी गिड़गिड़ाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई जब 1971 की जंग भारत की सेना लड़ रही थी, भारत की सेना ने जीता, तो फिर गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या थी? 1971 के बलिदान को लेकर के अनुराग ठाकुर ने तमाम सवाल कांग्रेस से पूछे। ऑपरेशन सिंदूर पर बवंडर कांग्रेस ने मचा रखा है। कांग्रेस ने सरेंडर क्यों किया था, यह भी पूछा गया जब वो सरकार में थी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, सोमिल सिंह श्रीनेत्र, प्रवक्ता सपा, और देवेंद्र प्रमुख जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो सबसे पहला सवाल आज मेरा संदीप त्रिपाठी जी से होगा। संदीप जी, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो सवाल सत्ता पक्ष से पूछ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और जब कांग्रेस की सरकार थी 1971 के जंग के दौरान, तो सेना ने जंग जीती, सेना ने बलिदान दिया, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने मेज पर वो जंग हार। क्यों? इसका जवाब जनता जानना चाहती है। आप ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन 1971 का जो बलिदान था भारतीय सेना का, वो फिर आयरन लेडी ने क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया? क्यों उसको दरकिनार करते हुए पाकिस्तान से समझौता कर लिया? अनम्यूट करिए संदीप जी अपने आप को। संदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस ने क्या सवाल खड़ा किया, पहली चीज आप बता दीजिए, कोई एक बयान हो सके तो चला दीजिए। दूसरी बात, इंदिरा जी कैसे हार गई मेज पर, वो कृपया बताइए। किसी के आरोप के हम तो कह दें कि भाजपा वाले चुट्टे हैं, मोदी छिनरे हैं, इससे कोई काम चल जाएगा क्या? तो आरोप हुए ना, उसके बारे में कोई तथ्य देना पड़ेगा आपको कि ये चीज ऐसे हुई, इस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हार गए।
मतलब पतलून उतरवा लेना पाकिस्तान के सैनिकों की, वो हारने की निशानी है। घुटनों के बल बैठाल देना, ये हारने की निशानी है। उनको जो है रेंगते हुए नतमस्तक करा देना हारने की निशानी है। और हमारे सैन्य वीर आज के बने हुए हैं, जिन्होंने सेना के अपमान तो इतना सोनम जी 16 घंटे चर्चा हुई लोकसभा में, 16 घंटे चर्चा हुई राज्यसभा में। भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया, ढेर सारे बयान वीरों ने बयान दिया। किसी एक नेता ने, जो ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक शहीद हुए हैं, उनका नाम लेने का दुस्साहस या हिम्मत कर पाई? इन्होंने तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी कैजुअलिटी हुई ही नहीं है। इससे बड़ा सेना का अपमान क्या हो सकता है? इन नकारे निकम्मे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जब सेना आकर ये कहती है ऑफिशियल 11 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5 जवान शहीद हुए हैं, और ये नकारे सदन में गुमराह करते हैं। आज जो हम आंख देख रहे हैं, ये आंख का काजल चुराने वाले 71 की बात आपको सही बताएंगे? आप मान के उस पर चर्चा करेंगे और इनसे इस पर सवाल नहीं होगा? या आप बताइए, सैनिकों का सम्मान आप करते हैं तो सदन में आपको उनका नाम लेकर इतिहास में दर्ज करा देना चाहिए था। लेकिन संदीप जी देखिए, अनुराग ठाकुर जी सदन में चिल्ला चिल्लाकर आज कह रहे थे कि कांग्रेस की गलतियां हैं जो देश को भुगतनी पड़ी है, कांग्रेस की तमाम गलतियां हैं। 420 आदमी इसलिए मंत्री नहीं बना। भाजपा जानती है कितना बड़ा लुटेरा आदमी है, इसीलिए दोबारा उसको मंत्री नहीं बनाया गया। वो पहली बार प्रेम सिंह धूमिल के लौंडे की होने की वजह से मंत्री बन गया। वो इतना लूटा कि भाजपा के लोगों ने उसको मंत्री नहीं बनाया। तो आप ही बता दीजिए ना, 1971 की जंग में जो समझौता हुआ वो क्या था? आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर वो अपमान नहीं है सेना का तो क्या है? चलिए 3 चीजें मैं बता देता हूँ। ऐतिहासिक तथ्य आपकी भी जानकारी बढ़ जाएगी, इसलिए कि मुझे पता है कि आपको भी इस बारे में जानकारी नहीं है। पहली चीज तो नहीं, मुझे जानकारी है सर, मुझे जानकारी है। आपने अभी कहा कि अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बनाए गए, तमाम सवाल आप भी खड़ा कर रहे हैं। सुनिए सोनम जी, अगर जानकारी होती तो अनुराग ठाकुर ने जिस लेटर की बात की वो युद्ध और इस घटना के पहले का लेटर है। लेकिन ये लोग तो गुमराह करने में माहिर है ना। अभी सदन में ही अमित शाह ने कहा 1960 में भोपाल में जो सरदार पटेल जी गए थे। ये अनपढ़ कुपड़ों की पार्टी है। अब 50 में पटेल जी खत्म हो गए, 60 में भोपाल चले गए। ये सदन में झूठ बोलने वाले लोगों की क्या बात करती हैं? इसीलिए मैंने कहा कि आपको जानकारी नहीं होगी, नहीं आप ये बात इस डिबेट रखती ही नहीं। अब बात आती है उस लेटर की जिसकी बात आपने की, और 3 चीजें। इंदिरा जी ने युद्ध शुरू होने के पहले जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि युद्ध का हमारा उद्देश्य उन देशों के लिए है जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं। तो ये बताइए कि हमारा जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य की पूर्ति इंदिरा जी ने की कि नहीं की? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक देश बनाया कि नहीं बनाया? आपको ये हार लगती है? मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हार है? क्या बात है भाई, क्या सोच है, सलाम है सोच को। अब आते हैं, एक बात और कही जाती है, बात आई 3800 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही है कि 1962 का युद्ध हमने लड़ा। हमारे पास उस समय 303 के राइफल थी और हमारे पास डंडे थे। हमारे पास, बिल्कुल अमित शाह जी ने आज कहा कि हमारे पास वर्दी भी ढंग की नहीं थी, हम माचिस से अपनी ठंड मिटाते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि देश जो है कांग्रेस को 200 साल गुलामी का देश मिला था और 600 साल मुगलों का गुलामी का देश मिला था। लेकिन जो है नेहरू जी ने इसका रोना नहीं रोया, उसके बाद भी उस चीन से लड़ा। लेकिन आज वो नकारा निकम्मा गुजराती पंडा जिसको विश्व की 3री नंबर की सेना मिली, उसके बाद वो 20 सैनिक हमारे सैनिक शहीद होते हैं चाइना से लड़ते हुए, और वो कहता है न कोई घुसा है न घुसाया है। ये बहादुरी है। वो डरपोक आदमी कल भी 1.25 घंटे सदन में बोलता है, लेकिन चीन का नाम लेने से डरता है, जबकि विपक्ष के नेता ने चैलेंज दिया था इसका। लेकिन नहीं, इतना डर, कितना डर भाई, कितने डरते हो? डर से बाहर निकलिए। और एक बात मैं कहूंगा, ठीक है संदीप, नहीं सुनिए, जब आपने बात छेड़ी तो मैं बताता हूँ एक मजेदार बात और। ये नहीं बताएंगे भाजपा के लोग कि आजादी के बाद हमने हैदराबाद को मिलाया ऑपरेशन पोलो चलाकर।
हमने जूनागढ़ को मिलाया 1947 आजादी के बाद। ये नहीं बताएंगे कि कश्मीर को हमने आजादी के बाद मिलाया समझौता करके। उसके बाद ये भी नहीं बताएंगे कि मणिपुर को हमने 1949 में मिलाया। ये नहीं 72 भी बताइए ना सर, 72 भी बताइए ना। आप सब कुछ बता रहे हैं, 72 क्यों भूल गए? आप सब कुछ बता रहे हैं, 72 क्यों भूल गए? कांग्रेस ने मिलाया। सुनिए, गोवा दमन को हमने 1961 में सैन्य कार्रवाई करके जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलाया। संदीप जी, आप सब कुछ बता रहे हैं, 72 का भी बताइए ना, 72 का शिमला समझौता भी बताइए ना। ये नहीं बताएंगे कि त्रिपुरा जो आज का केरल है उसको हमने आजादी के कई वर्षों बाद भारत में मिलाया। लेकिन ये नकारे निकम्मे लोग जो 1 इंच इस देश की जमीन बढ़ा नहीं सके, जो है आज हमारे लगातार भाजपा के नेता, वहां जो लद्दाख के नेता है और कश्मीर के नेता है, अरुणाचल प्रदेश के नेता है, वो कहते हैं कि लगातार चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन इनके जबान से चीन का नाम नहीं निकलेगा। आपकी भी सरकार में तो चीन की आदतों को जानते हुए भी उसको बढ़ावा दिया गया ना सर। संदीप जी, कैसे? आपकी सरकार में भी तो चीन की आदतों को देखते हुए बढ़ावा दिया गया ना। 1972 का शिमला समझौता भी आप बताइए ना सबको। कभी कल्पना, पहले सुन लीजिए, 1962 में कल्पना कीजिए कि हमारे सैनिकों के पास 303 की राइफल और डंडा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय 90% से ज्यादा, अपने पूर्वज से पूछिएगा, बाबा जी अगर होंगे इस धरती पे, उनसे पूछिएगा, 90% लोगों को खाना नहीं मिलता था, भोजन। युद्ध लड़ने की बात आप छोड़िए, ये देश कांग्रेस को मिला था। जहां पर भोजन नहीं मिलता था, उस देश को नेहरू जी ने टाइम दिया, नवरत्न कंपनियां दी, इसरो दिया, DRDO दिया, इतनी सेना जो मैंने सैन्य कार्रवाई के माध्यम से बताया, इतने देशों को मिलाया, अलग अलग विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाया। वे सवाल हमसे, जिनको तीसरे नंबर की हमने सेना बनाकर विरासत में दी थी, 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमने। आप देखिए संदीप जी, आप खुद कह रहे हैं ना कि चीन की तरफ से घुसपैठ हो रही है, उसको नहीं रोका जा रहा है इस सरकार में। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी तो चीन ऐसा ही था, चीन बदला तो था नहीं, तब भी ऐसा ही था, आज भी वही है। जगह बताइए जहां हमने जवाब नहीं दिया। एक मुद्दा बताइए, हम तो मुद्दा गिना देंगे, वो क्षेत्र बता देंगे कि P110 से P113 तक आज जो है गश्त रुक गई। हम पेंगांग झील की नाम बता देंगे कि यहाँ पर इतने 62 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया है। हम तो किलोमीटर आंकड़ा लेकर बैठे हैं ना, दपोलिया करने थोड़ी नहीं बैठे हैं। अभी भाजपा के नेता आएंगे, कांग्रेस को गरियाएंगे, उसके बाद अपने आप को महान घोषित करेंगे। ठीक है, इससे देश नहीं चलता बाबू, देश चलेगा जवाबदेही से, देश ठीक है। चलेगा तो सच्चाई से। जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, इसकी जवाबदेही जरा हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। सैनिकों का नाम लेकर छिपने वाले, सदन में सैनिकों का नाम तक लेने से ठीक है संदीप जी, आपके पास आते हैं, सैनिक का सम्मान करने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। तो बीजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख कर लेते हैं। संदीप जी के सवाल है कि सदन में सैनिकों का नाम लेने से डरते हैं। पहली बात तो आपको सनम जी ये काउंटर करता हूं कि ये नेशनल चैनल है, टीवी पर बैठकर जिस तरीके की भाषा का यूज होता है, इसका थोड़ा गरिमा आप भी रखें। काउंटर करते हुए आप रोक सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या देश के विदेश मंत्री जो भी हैं, उसे सदन की अगर बहस इन्होंने देखी होती तो ये सवाल नहीं करते कि गृह मंत्री। और ये व्यक्ति ऐसा है, ये हमेशा व्यक्तिगत बात करके आता है, डिबेट में लड़ाई करता है। संदीप जी, आपको मौका दिया जा रहा है, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। आप देवेंद्र जी को पहले बोलने दीजिए, उनको जवाब कंप्लीट करने दीजिए ना। इनके ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य रखिए थोड़ा, आपके पास हम आएंगे, आपको फिर सवाल जवाब करेंगे। पार्टी का कोई प्रवक्ता देता तो पाकिस्तान को दे ले, कहा बिरयानी खाने जाते हैं, भाषा में समझाता हूँ इसको हमेशा, पाकिस्तान को समझ में नहीं आता इसको। संदीप जी, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत इसीलिए मैंने आपसे की। ठीक है देवेंद्र जी, आप जवाब दीजिए। संदीप जी जैसा कह रहे हैं कि सदन में ये सेना का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो शहीद हुए हैं उनका नाम नहीं लेना चाहते। आप मुझे बीच में काउंटर मत करिए, बहुत लंबा समय दिया, 2 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा। क्लियर करिए, पहली 2 बात मिनट तो में क्लियर करिए। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से विपक्ष का काम था सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जवाब दिया जाए। और आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मानसून सत्र में सबसे पहले सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा की, विपक्ष को पहले ही 24 घंटे पहले बता दिया गया, उसके बाद भी वॉकआउट किया।
वॉकआउट करते रहे। जब देश की जनता ने ये सवाल जोके, देश की मीडिया ने सवाल जोके कि सरकार जवाब देना चाहती है, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? जब अब सवाल सुनने की बात आई तो इनके एक कथाकथित जो भी नेता हैं, जो इनके आज की तारीख में बड़े नेता हैं, उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री स्वयं आकर जवाब दें कि हमें अमेरिका ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला। माननीय प्रधानमंत्री ने तथ्य के साथ सारी चीज क्लियर की कि वहां के उप राष्ट्रपति ने हमको फोन किया, लेकिन हम उस समय बिजी थे। 2 घंटे बाद हमने वापसी करके उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ी कार्रवाई करेगा अगर आप नहीं रुके। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हमने डंके की चोट पर कह दिया है, बोल दिया है कि वो चाहे जितनी बड़ी कार्रवाई करे, ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई। उसके बाद ये पूछना चाहते हैं कि ट्रंप क्या बोला। अब ट्रंप क्या बोला है, ये ट्रंप बोलेगा कुछ, वो अपनी भाषा कुछ बोलता रहा। जो हमसे बात की हमने वो क्लियर कर दी। उसके बाद जिस तरीके से ये आतंकवाद पर इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक इनके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2011 तक 27 बार ये गृह मंत्री ने स्पष्ट किया इस देश में आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 26/11 भी है। और औकात नहीं बनी उस सरकार की 10 वर्षों तक कि आंख मिलाकर अपने बाप से पूछ ले एक बार पाकिस्तान से कि कर क्या रहा तू। मतलब ऐसे हमारे सैनिकों को पहली बार दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जिसे पूरी दुनिया ने माना है। अमेरिका भी इस बात पर पीछे लोहा माना है और इजराइल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 9 आतंकवादी ठिकाने बिगड़ किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए हुए आम नागरिक को, और इस तरह भारत ने ध्वस्त किया आतंकवाद को, पूरी दुनिया ने तारीफ की। उसके बाद 11 एयरबेस जहां कई हजार करोड़ को पाकिस्तान ध्वस्त हुआ, जिसकी नस तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी हिला दी गई और पूरी दुनिया ने इस बात को माना, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। ये जवाब दिया आज ये भारत है। और जिसकी बात करते हैं कि हमने जो है बांग्लादेश तोड़ा, उस समय आपने 93,000 सैनिक छोड़े। चलो जो किया उस पर कवा, वही बात हो जाएगी। हम तुम पर सवाल नहीं उठा रहे, तुम चाहते भी नहीं। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, उसी लिए मैं इंदिरा जी को भी कहता हूं कि उन्होंने अच्छा किया बुरा किया उनकी बात है, मुझे नहीं जाना व्यक्तिगत। उस समय हमारे लगभग 27 और 26 सैनिक पाकिस्तान के पास बचे थे और 93,000 सैनिक घुटनों पर। जो भी हमारे भाई जो हमें दलील दे रहे थे कि हमने कच्छे उतरवाए, नेकर उतरवाए, अरे तुम में हिम्मत होते तो 27 सैनिक भारत आते पहले, उसके बाद बात करते। आज का भारत जो है, एक सैनिक अगर चला गया बॉर्डर सीन तो उन्होंने बात के वापस किया बीएसएफ के जवान को। अगर एक हमारा गलती से हमारा पायलट उनके उसमें एयर में चला गया, घुसा, तो उसको उन्होंने वापस किया, गलती मानी। ये है आज का भारत। और आपके भारत में यह अंतर है कि 90 तक ये भारत आर्थिक रूप से या जीडीपी से, अर्थव्यवस्था से, जब तक आपकी सरकार आई थी नहीं और कोशिश कर रही थी अपने ही बल पर, चाइना से कहीं आगे था। और 90 के दशक के बाद जितने घोटाले हुए, उन घोटालों की वजह से आज भारत की स्थिति ये आ गई है कि हम चाइना से बहुत पीछे खड़े हुए थे। और उस चाइना की जो बात करते हो कि ये हमने 38,000 इसलिए छोड़ा, स्काई चीन इसलिए छोड़ा, या भारत का 2014 के बाद कितना एरिया कहां गया है, अगर एविडेंस हो तो डंके की चोट पर उसे क्लियर कीजिए और सदन में उठाइए, हिम्मत हो तो। ये देश झूठ नहीं सुनता, ये देश 65% युवाओं का है, सर्च करता है, पढ़ता है, उसके बाद जवाब देता है। और हम किसी नेता को गाली नहीं देंगे, न हम किसी नेता को गाली देते, न व्यक्तिगत बात करते। हम डिबेट करने आते हैं, हमें डिबेट के मायनों का पता है, इसलिए हम जातिगत भी बात नहीं करते। लेकिन जिस तरह से, फिर मैं आपके माध्यम से दोहरा देना चाहता हूं, नेशनल चैनल पर बैठकर अपनी जुबान को कम से कम ऐसा रखें कि लोग आपको आते ही शटर बंद ना करें कि आप बोल नहीं पाएंगे सिवा गाली के। ये बात जो है हम सब पर लागू होती है। मैंने अपनी उसमें बात कड़ी रखी, कठिन रखी, किसान का बेटा हूं, आवाज में दम है, बोल सकता हूं। ठीक है देवेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, जरा उनकी भी राय ले लेते हैं। 1971 की जंग और अब के जो सैनिक हैं, हमारे भारतीय सैनिक हैं, उनकी ताकतों को लेकर के
रवीन जी, जिस तरीके से 1971 की जंग हुई, उसके बाद जो समझौते हुए इंदिरा सरकार में और अब की मोदी सरकार जो है उसमें जो कुछ फैसले लिए गए, आपको क्या फर्क दिखता है दोनों में? देखिए सोनम जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं एक सैनिक था। मैंने इन युद्ध दोनों में भाग लिया है, 65 और 71। जी। मैं वीर चक्र से सम्मानित हुआ गहरे युद्ध में भाग लेकर। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो बातें की गई हैं, पहले इनका छोटा छोटा उत्तर दे दूं, क्योंकि 47 जब भारत आजाद हुआ और पहला युद्ध हमारा पाकिस्तान से हुआ, वो इनमें से शायद किसी ने नहीं देखा है। मैंने जी कर देखा है और छोटी छोटी शब्दों में इन सबका सोनम जी मैं बयान करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि ये डिस्कशन है, मैंने बड़ी शांति से दोनों वक्ताओं को साइलेंट होकर तहजीब और तमीज से सुना है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वही तहजीब और तमीज ये बनाकर रखेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। जल्दी से शुरू करता और क्विकली मैं कवर करूंगा। 47 में जब हमारी सेनाएं विनिंग स्प्री में थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के एरिया को खाली करा रही थी, प्रीमेच्योर सीज फायर कांग्रेस सरकार ने डिक्लेयर किया अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में, और जिसकी वजह से जो पीओजेके है पैदा हुआ और जो आज तक सरदर्दी बना हुआ है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने किया, लम्हों ने गलती की। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। माउंटबेटन यहाँ थे, दोनों सेनाओं के अध्यक्ष अंग्रेज थे, पाकिस्तान के भी हमारे भी, दोनों यहाँ थे। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी यूएन में जाने की, पर वो गए। इसलिए गए कि एक बात कोर्ट में गई तो फिर तारीख, लेकिन सर कांग्रेस तो कहती है मैंने कोई गलती ही नहीं की, जो भी किया मैंने देश के हित में किया। ये तो मानते ये देश का हित था, यही पब्लिक को जानना चाहिए। वही झूठ है जो 70 साल से लपेट कर सबको पिलाया जा रहा है। मैं फिर बताता हूं, 62 की बात करते हैं, चाइनीज ऑक्युपेशन की बात करते हैं, चकशम वैली जहां ये कहते हैं कि अभी कॉलोनी बना रहे हैं, 58-59 के दौरान में चाइना ने कब्जा किया था। जो एरिया उसके बाद लिया गया अक्साई चिन का, वो 62 में लिया गया। हमने कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की। 62 में ये हथियारों की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं उन्हीं हथियारों से सेकेंड वॉर लड़ा गया था, और कॉमनवेल्थ के हर देश में भारतीयों की शूरता का नमूना मेमोरियल्स आज भी बने हुए हैं। वो हाइफा इजराइल में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, आज भी हमारे मेमोरियल उन्हीं हथियारों से क्या कुछ कारनामे कर चुके सैनिक, उनकी निशानियां वहां हैं। पर ये कोई नहीं बोलता कि 62 में जब एक बड़ा हमला हुआ, हमारी आर्मी ड्रेसेस के मामले में अनइक्विप्ड थी, हमारी एयरफोर्स को यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि चाइना भी एयरफोर्स यूज करेगा। अरे करेगा तो लड़ लेंगे। इंग्लैंड को कहा कि आप एयर हेल्प दीजिए, और इंग्लैंड ने कहा कि आपकी अपनी एयरफोर्स क्या कर रही है। क्यों हमने एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया? क्यों हमने एक ऐसा कमांडिंग ऑफिसर जनरल साहब लगाया जिसका पूरा करियर आर्मी सप्लाई कोर में आलू टमाटर दाल चावल सेना को सप्लाई करने का अनुभव था। अच्छे युद्ध के और निपुण
युद्ध अभ्यास 62nd वॉर में किए हुए जनरल्स थे, पर हमने वो सप्लाई वाला बंदा चुन के वहां रखा। ठीक है सर, अब हम मैं आपके आता पास हूं। वापस आएंगे सर, हम आपके पास वापस आएंगे। एक सेकंड ठीक है, सोनम आप जी, 5 सेकंड में अपनी बात ये पूरी जो करिए। इल्जाम लगाए गए हैं इनका उत्तर देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप 5 ये सेकंड जो में अपनी बात अंधेरे पूरी में करिए सर। ये जो देश को अंधेरे में रखा गया है वहां प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। बात 65 की करते हैं। हाजी पीर कितनी जाने गवाकर हमने कब्जा किया। मैं एक सैनिक की तरह बोल रहा हूं। क्यों वापस दिया हाजी पीर? है उसका कोई उत्तर? 71 की बात करते हैं। 93,000 प्रिजनर्स को घुटने पर टेका। मैडम गांधी ने उनके घुटने टिकवाए थे। क्रेडिट ले रहे हैं उसका? सैनिकों ने किया था, मेरे भाइयों ने किया था। और 93,000 प्रिजनर्स वापस दिए। अपने 58 प्रिजनर्स, गलत नंबर शायद कोई बोल रहे थे सज्जन, 58 मेरे भाई आज भी पाकिस्तान की लखपत जेल में सड़ रहे हैं। कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं। हमने 5,557 फौजी बांग्लादेश को आजाद कराने में वीर गति को प्राप्त हुए। कोई वार कंपनसेशन लिया आपने? आप पीओजे के खाली करा सकते थे, कराया आपने? ठीक है सर, ठीक है रवीन जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। सोनम जी ठहरिए। पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेके थे युद्ध में, टेबल पर घुटने टेक दिए हमारी प्रधानमंत्री ने। ठीक है सर, हम आपके पास वापस लौटेंगे। श्रीनेश जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे को लेकर के। सोमेश जी उसके बाद मैं जिक्र करूंगा। जी बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, 1 मिनट का समय हमें भी दे दें। सिंदूर रवीन जी, हम आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। सोमेल जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सदन में 1971, 1972 के मुद्दे उठाए गए, शिमला समझौता लेकर उठाया गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सदन में उठी आज और सवाल पूछे गए विपक्ष से, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और सरकार ने क्या फैसले लिए और उन फैसलों का देश पर क्या प्रभाव पड़ा ये सबने देखा है। तो उन्हीं फैसलों को लेकर आज सदन में बातचीत हुई। तो आप उन फैसलों को किस तरीके से देखते हैं और मोदी सरकार के अभी के फैसलों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सोनम जी, पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद कहूंगा जी। और पिछले 78 सालों से जब से भारत आजाद हुआ तब से देश में कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही। कहीं ना कहीं दोनों सरकारों में युद्ध हुए। दोनों सरकारों में से कांग्रेस की सरकार के समय में ज्यादा युद्ध हुए। कांग्रेस की सरकार ने युद्ध जीता भी, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से अलग करके एक हिस्सा बनाया। एक युद्ध या एक ये वॉर कह लीजिए, एक मोदी जी के समय में भी हुआ। मोदी जी के समय में वाजपेयी जी के समय में सर कारगिल युद्ध, वाजपेयी जी के समय में भी कारगिल युद्ध हुआ। वाजपेयी जी के भी दौर में हमारी सेना, देखिए हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारी सेना मजबूत है, अन्य किसी दल की सरकार होती थी तो हमारी सेना कमजोर हो जाती थी। हमें अपने सैनिकों पे और सेना के लोगों पे शुरू से गर्व रहा है और एक भारतीय होने के नाते, एक समाजवादी होने के नाते पूरी पार्टी और हर भारतीय हमारी सेना पे गर्व करता है। नंबर 1। नंबर 2, आज जो ये अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ आतंकवादियों के द्वारा, उस पर मैं एक शायरी के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहूंगा कि सुख तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए एक जवान मरा है मोदी जी, यहाँ पूरे परिवार की रोटियां चली गई। आज जो देश में वर्तमान हालात है, हमारे जवान की मौतों पे जो राजनीति किया जा रहा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं और पूरा एक डंका बजाया जा रहा है सदन में, संसद के सत्र में खड़े होकर के कि हमने एक जीत ली, हमने ये जंग जीत ली। लेकिन हमारा सवाल है सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से कि आखिर क्यों ट्रंप के कहने पे आपने सीज फायर किया? क्या आप एक कमजोर प्रधान हो?
देखिए कर्नल साहब उनके सदन में खड़े होकर समझौता तो अगर सर देखिए उन्होंने- इंदिरा अगर गांधी ने उन्होंने- भी किया था ना, एक विदेशी हम आज- राष्ट्रपति के जरिए ये हम समझौता आज- किया। आज देखिए आज का मुद्दा तो पहलगाम पे है ना, इंदिरा गांधी पे हम बाद में बात कर लेंगे, पहले आज का मुद्दा पहलगाम पे है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैडम, आखिरकार अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये समझौता नहीं किया तो उन्होंने सदन में खड़े होकर इस बात को क्यों नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है? अगर उन्होंने कह दिया होता तो देश मान लेता कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे समझौता नहीं किया। और पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने जो उन्होंने अपनी भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये सत्र विजय उत्सव का सत्र है। किस बात का विजय उत्सव? क्या हमारे लोगों ने जान नहीं गंवाई? क्या हमारे सैनिकों ने जान नहीं गंवाई? क्या हमारे नागरिकों ने जान नहीं गंवाई? एक भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते क्या उन्हें सदन में इस बात को कहना चाहिए था कि भारत के लिए विजय उत्सव का सत्र है? ये भाजपा के प्रवक्ता बता दें। नंबर एक कि क्यों नहीं, जब आज दुनिया ने सवाल किया कि किसके कहने पे आपने सीज फायर किया, आपने क्यों नहीं सदन में जवाब दिया? आप क्यों गोल मटोल बात कर रहे थे कि हमारे पास फोन आया तो हमने फोन नहीं? क्या बचकानी बातें करते हैं? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको तो ये बताना चाहिए कि आतंकवादी भारत की जमीन पर आ कैसे गया। इसका जवाब कौन देगा? देश के गृह मंत्री देंगे कि देश के प्रधानमंत्री देंगे कि देश के रक्षा मंत्री देंगे? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कि आतंकवादी हमारी सीमा में कैसे आ जा रहे हैं? सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी सरकार लेगी, गृह मंत्री लेंगे, कौन लेगा? विपक्ष ने तो देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, मिलाने की बात हो रही थी कि संदीप त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे, विपक्ष ने और कांग्रेस की सरकारों ने तो बांग्लादेश को मिलाया और भी कई राज्यों को भारत का हिस्सा किया। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, इतने साल आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं पीओके को भारत में जोड़ लिया? आप जब चुनावी आपका भाषण होता है तो आप कहते हो कि हम 6 महीने में पीओके को भारत में जोड़ देंगे। आप पिछले 11 साल से देश की सरकार चला रहे हो, क्यों नहीं आपने पीओके को जोड़ लिया? इसका जवाब आपको देवेंद्र जी देंगे, सौमिल जी। हाँ देंगे, पहले हमें हमारी बात कंप्लीट कर लेंगे। हाँ ठीक है, आप कंप्लीट। पहले देश के रक्षा मंत्री थे आदरणीय नेताजी, उन्होंने बहुत पहले इस बात को कहा था कि पाकिस्तान तो बहुत ही कमजोर देश है, उसके पीछे खड़ी जो ताकत है असली वो चीन है। क्यों नहीं आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उसी बात को दोहराया और कहा कि हम पाकिस्तान तो एक मुखौटा है, उसके पीछे हम चीन से लड़ रहे हैं। क्यों नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इतना विजय गाथा की बात की, क्यों नहीं चीन का नाम लिया? चीन का नाम लेते ही चीन कहीं ना कहीं एक तरह से हम पे आतंकवादी हमला भी करा रहा है और साथ ही साथ हमारे आर्थिक चीजों को भी वो एक तरह से अपने हाथ में ले रहा है। क्यों नहीं हमारे देश की सरकार चीन को लेकर के इतनी ज्यादा चीन को लेकर के इतनी ज्यादा सीरियस है? हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये चीज कहना चाहिए कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान तो बाद में है। सौमिल जी, ये पहले भी था, जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौर में, तब भी चीन को लेकर के वो इसी तरीके से रवैया अपनाती थी, पाकिस्तान को लेकर के ढुलमुल रवैया अपनाती थी, तब भी यही होता था। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में तो चीन से युद्ध भी हुआ। हम पूछना चाहते हैं भाजपा की सरकार में भी तो चीन वही चीज कर रहा है। एक हमको वो एक चीज बता दें कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे हैं, कितना वर्ग किलोमीटर जमीन तब थी भारत के हिस्से में, आज कितनी है? कितना चीन ने कितनी जमीन कब्जा की? इस चीज को उनको सार्वजनिक करना चाहिए सदन में। जिस तरह से खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनको इस बात को भी बताना चाहिए कि चीन ने 2014 के बाद से कितनी जमीन कब्जा की। ठीक है सौमिल जी। देवेंद्र जी, सौमिल जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, आप उनके जवाब दीजिए। जी, मैं इन सब सवालों के जवाब रविंद्र जी हम आपके पास आएंगे, पहले देवेंद्र जी का जवाब सुन ले, फिर हम आपके पास आते हैं। मुझे लगा वीरेंद्र बोला आपने। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ। सबसे अच्छी बात तो जो है हमारे साथ रमेश जी बैठे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने किसी की बात नहीं की और वो कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है। और जिस तरीके से सौमिल भाई ने वही रटी रटाई बात जो है दूसरे प्रवक्ता साथियों के साथ मिलकर उठाई है कि आप जवाब चाहते हैं, हम जवाब दिया है आपको, तथ्य के साथ बोली है। लेकिन आप कहते कि ट्रंप का नाम लो, कभी कहते चाइना का नाम लो, आप कहते हो कि आप जो है इस तरीके का जब जो जवाब आपको चाहिए था वो दे दिया है, इतना आपको खोल कर बता दिया। 1999 वाली जो घटना है वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो कारगिल जो चर्चित युद्ध रहा था, कि वहां भी एक बार ऐसे ही फोन अमेरिका के राष्ट्रपति का आया था और उन्होंने ये चीज सब क्लियर करके बताई। आज तक भी बताते रहे, लेकिन लोग आपके सवाल बनते हैं। मोदी जी ने उनसे क्लियर बताया, लेकिन उस समय उन्होंने भी यही बताया था कि उन्होंने कहा भाई
आप ये बंद कर दीजिए, नहीं तो वो परमाणु छोड़ देगा। तो ये अटल जी का बयान बड़ा चर्चित रहा, आप भी सुन लीजिए, फिर दोहरा देता हूं कि हमारे परमाणु दीपावली के लिए नहीं बने, उससे जल्दी कहो छोड़ दे। और यही काम मोदी जी ने यही तो किया है। अटल जी जो है वो कह रहा है भाई वो पाकिस्तान हमला करेगा, तो मैंने कहा पाकिस्तान हमला करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का गोले से, जल्दी करो उसे बोलो। और 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त, 11 एयरबेस ध्वस्त। देवेंद्र जी आप अपना जवाब थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिए क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। बात है, आपको यकीन कैसे आएगा? क्योंकि आप आतंकवादियों को छोड़ते रहे। आपकी सरकार ने छोड़ा था आतंकवादी को। 2012 में बनते ही आतंकवादियों के केस वापस किए थे। आपकी कहीं ना कहीं दागदार है। आपकी सरकार में भी आपके मुखिया माननीय सरकार रक्षा मंत्री जब भी देखिए सौमिल जी एक एक करके आप सभी लोग अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, सभी लोग एक एक करके जवाब दीजिए, जिससे जब सवाल पूछा जाए तभी आप लोग जवाब दीजिए, आपस में इस तरीके से टकराव मत करिए। उन लोगों को आप बताइए, ये तो सोनम जी आपका काम है कि बात सुने, जब उनके झूठ को हम हाँ ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है ठीक है। हमारे सबके साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं। हम कांग्रेस की या उनकी विपक्ष की चिंता नहीं करते, जो खुद वेंटिलेटर पर है, जो वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्टेड जी रहा है, वो विपक्ष की भूमिका क्या निभाएगा? वो अपनी राजनीति बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा कर रहा है, भारत की सेना पर सवाल उठा रहा है। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। अनिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र की बात नहीं करते, ये धर्म की बात करते हैं। एक धर्म को बचाने के लिए सिंगल उसकी बात करते हैं, और वो धर्म है मुस्लिम धर्म। डंके की चोट पर कह रहा हूं मैं, अल्पसंख्यक नहीं कह रहा, मुस्लिम धर्म कह रहा हूं, जिसकी लड़ाई लड़ते आते हैं और उसका नाम लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, लेकिन कभी खुलकर नहीं बोलते। यही संसद में, इसी चर्चा में इन्हीं की नेता, शामिल भाई की नेता डिंपल यादव जी का अपमान होता है और अखिलेश यादव की जुबान छिल जाती है, जब ये छोटी छोटी बातों पर आकर दृष्टांत झाड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी डिंपल यादव मुद्दा नहीं है, अभी डिंपल यादव मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है सिर्फ देश की सुरक्षा और देश के सैनिक मुद्दा है सिर्फ, अभी डिंपल यादव मुद्दा नहीं है। ये सोच है, समर्थित आदमी है वो, क्यों नहीं आप उस पर कार्रवाई करवा देते? अरे समर्थन किसी का भी हो, आप समर्थन है, आपको कार्रवाई भिजवा दिया। ये दोहरा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इतना गिर जाएगा क्या? इस तरीके से डिबेट नहीं होती है देवेंद्र जी, सौमिल जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। आप लोग तो झगड़ने लग रहे हैं। चर्चा कुछ पे हो रही है, चर्चा ले आ रहे हैं, कोई मुद्दा यहाँ पे आज डिंपल यादव मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ देश का विकास है, देश की सुरक्षा है, देश के सैनिक हैं सिर्फ। तो उस पर इन लोगों को बात ही नहीं करनी। जी अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाहता हूँ और बताइए, और क्या क्वेश्चन चाहते हो? देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, दिया। देवेंद्र जी आपको मौका दिया जा रहा है ना बात रखने का, आपको मौका दिया जा रहा है ना बात रखने का। 27 बार आतंकवादी हमला हुआ देश में, उसका जवाब कौन पे देगा? भी हमला ये पाकिस्तानी उस समय आपको मौका दिया जा रहा है बात रखने के लिए, आप जिन्होंने अपने टाइम पे जवाब दीजिए ना। निर्दोष नागरिकों को मारा, एक का बदला नहीं दिया। हाँ ठीक है अनिल जी आप कंटिन्यू करिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप त्रिपाठी जी जी मालती जी, सोनम, संदीप त्रिपाठी जी माफी चाहेंगे संदीप त्रिपाठी जी। तरह नहीं है, अरे आपको सेना दे देना चाहिए, आपको बताया गया है, अब आप सुनिए, ऊपर चर्चा कर लीजिए बैठकर। सेना अभी तक चोट पर आइए, सबके साथ अब इनको शांत कराइए। अरे कर्नल साहब शांत कराइए, देवेंद्र जी आपको मौका दिया जा रहा है, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, एक एक करके जवाब दीजिए। इस तरीके से झगड़ा करके डिबेट नहीं होती है, आप किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो इस तरीके से आप झगड़ा कर रहे हैं। नेता पीछे सेना में होते हैं, किसान का बेटा हूँ, कई बार पार्टी के अलग गाइडलाइन से भी बात कर जाता हूँ। देवेंद्र जी किसी और को भी सुन लीजिए, आप सबके साथ बैठे हुए हैं, आप अकेले नहीं बैठे हुए हैं। बनकर आकर स्वयं को भी जो है काफी पीछे भेज देते हैं, ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं। ठीक है देवेंद्र जी आपको फिर मौका मिलेगा बात रखने का, फिर मौका मिलेगा। व्यक्तिगत डिबेट में मत जाइए, दो बातें व्यक्तिगत डिबेट में मत जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ डिबेट को डिबेट रहने दीजिए।
अभी अभी हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी जी ने कुछ बातें कही जो है कश्मीर के मसले पर। मैं बड़ी विनम्रता से उनके पद का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। सर, आप तो पेंशन मिलती होगी, लेकिन अब जो सैनिक सेना में जाएंगे, गोली खाएंगे, उनको सर पेंशन नहीं मिलेगी। ये आपको अच्छा लग सकता है नहीं? अरे कैसे जवाब दूंगा। हाँ, दीजिएगा, आपका समय आएगा तो। अभी अब आप विथ रिस्पेक्ट मैंने आपको सुना शांति से। अग्निवीरों को पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है। अब दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि हमने मोदी जी को विरासत में विश्व की तीसरे नंबर की सेना दी, हमको विरासत में यह नहीं मिला था। अब बात अगर आप कश्मीर के मसले की करते हैं तो डेट वाइज हम उसका विवरण प्रस्तुत कर देते हैं, बात की क्लियरिटी आ जाएगी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद। कश्मीर ने अपने आप को, जो उस समय अंग्रेजों ने प्रोफार्मा दिया कि जितनी भी रियासतें हैं वो या तो भारत में रह सकती हैं या पाकिस्तान में रह सकती हैं, तीसरा ऑप्शन उनके पास था कि वो स्वतंत्र रह सकती है। तीसरे ऑप्शन को कश्मीर ने चुना। अगर आपको जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। सुनिए, अरे सुनिए ना शांति से। सोनम जी, अगर झूठ मत बोलो, आपको जानकारी नहीं है। आप उनकी बात को सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अगर जिस प्रोफार्मे की बात कर रहा हूं, अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी, मैं तो अपने देवेंद्र भाई को भी कह रहा हूं कि अगर इस बात को गलत वो कह देंगे तो मैं मान लूं। आप मुझे मानो या मत नहीं मानो, कहेंगे, गलत है। सुनिए ना, अरे सर अब सुनिए ना। तो उस फार्मूले के तहत जम्मू और कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रखा, ना भारत में आया ना पाकिस्तान में आया। जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया काबाइलियों के माध्यम से। वहां की जो लोकल जनजाति है, जो बलूच है और भी जो काबाइली है, उन्होंने हमला करके श्रीनगर तक कब्जा कर लिया। श्रीनगर नहीं किया महाराजा साहब, रिक्वेस्ट है, देखिए अभी झूठ है। आप फिर सैनिक नहीं हो। अब मैं कहूंगा कि आप सैनिक नहीं हो। त्रिपाठी जी, 1949 में कांग्रेस की सरकार थी ना, देश में कांग्रेस की सरकार थी ना 1947 की बात कर रहा हूँ, 49 की और जा रही हम बिल्कुल हम कह रहे हैं। नहीं, 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका समय आएगा, झूठ है या बता लीजिएगा। यहाँ तक झूठ है, यहाँ तक झूठ है। ठीक है, आप अपनी बात कितने दिन बहादुर हो तो कितना दिन युद्ध चला बताओ। चलाने में गाना गा रहा, सैनिक का सम्मान कर रहा हूँ तो गला नहीं करोगे। इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं चलेगी संदीप त्रिपाठी जी, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं चलेगी। 420 हो, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं चलेगी संदीप जी, चला इस तरीके से नहीं चलेगी। श्रीनगर पर कब्जा नहीं किया गया। चला, ये बताओ। मैं वहां था। संदीप जी, इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं श्रीनगर में था, आप पैदा भी नहीं हुए। 26 अक्टूबर से युद्ध चालू हुआ और 20 जनवरी को युद्ध विराम हुआ। आता जाता कुछ नहीं, ये झूठ है, वो झूठ है। संदीप जी, इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप किसी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं, वो सोनम जी वो बड़ी ही बेहयाई तरीके से बोलने नहीं दे रहे। ये क्या तरीका है? मैंने उनको सुना, जी, आप संदीप जी की बात कीजिए, फिर आप अपना जवाब भी दीजिए। मैंने कहा आपका सम्मान आपने गलत करके दिया, तब भी मैंने कहा आपका सम्मान करता हूँ। आप सम्मान लेना नहीं चाहते हैं, आप सेना के नाम पर सम्मान लेना नहीं चाहते। मैं आपकी गुलामी करूंगा, आप भाजपा की एजेंटी करिएगा, मैं गुलामी करूंगा। आप बोलने नहीं देंगे, मैं आपकी गुलामी करूंगा। हमने पूछा, अभी कह रहा हूं, अभी बता दीजिए कितने दिन युद्ध चला। संदीप जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, इस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से आप कर रहे हैं। प्रवक्ता की बोलती बंद हो जाती है सामने बैठने के बाद। ना जानते हो तो जान लीजिएगा। झूठ बोलना बंद करो। बोलते हैं कि स्क्वाड लीडर से संदीप त्रिपाठी तो नहीं बैठा डिबेट पे, आप जान लीजिए मेरे बारे में। इस तरीके से अभद्रता से टिप्पणी मत करिए सोनम जी। नहीं सोनम जी, मेरे धैर्य की परीक्षा कर्नल साहब ले रहे थे, वो टूटा, इसलिए को बोलने नहीं दे रहे। ये क्या तरीका है भाई? आपको मैंने सुना, सबको शांति से सुना। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। सुनेंगे वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं ठीक है, 1.5 मिनट तो बर्बाद गया। सोनम जी, 1947 में
नहीं ठीक है, 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा साहब जम्मू भागकर आते हैं 25 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को मेनन साहब जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो जाते बाद में है, ये भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भारत के इतिहासकारों का ये मानना है कि वो जो विलय संधि हुई वो मेनन साहब ने बैकडेट में कराई, और 27 को हम वहां पर पहुंच जाते हैं, हमारे सैनिक जो है श्रीनगर के जो है एयरबेस पे, और श्रीनगर के एयरबेस पर पहुंचकर हम जनवरी तक युद्ध लड़ते हैं। जो देश आज आजाद हुआ है, गुलामी से निकल कर आया हुआ है, जिसके साथ अंग्रेज भी खड़े हैं पाकिस्तान के साथ में, पूरी उसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, ऐसे देश के खिलाफ हम इतने दिन लड़ते हैं। उसके बाद इवन इसलिए जाते हैं क्योंकि जहां तक हम पहुंच गए थे, वो उस समय तो इंग्लैंड के लोग उस समय के शासक थे, माउंट जिसकी बात की है, वो जो सेना अध्यक्ष थे, वो तो कह रहे थे कि जो आपने क्षेत्र छोड़ा है, जीता है, उसको भी छोड़िए और पहले आप जो है वोटिंग कराइए, उसके बाद आप उस पर जो है राज करिएगा, वो आप में विलय होगा। इस बात को आप मानेंगे नहीं, इसलिए कि आपको सूट नहीं करता। दिक्कत यह है कि अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएंगे, आज भी हम जम्मू कश्मीर जाना चाहें, आज भी कश्मीर अगर जाना चाहें तो बाई रोड जाने में आज भी कितनी तकलीफ है। उस समय तो ना रोड थी, ना इतने संसाधन थे हमारे पास, और आप इतने दिन हम युद्ध लड़े, और आप हमको आज भी उस समय की सेना को गाली दीजिएगा, सेना नहीं होगा, उस समय की सेना को गाली दीजिएगा, आज तक देश भुगत रहा है। आप मानिए इस बात को, आप मान लीजिए इस बात को, और कांग्रेस ने गलतियां की है अपने शासनकाल में, कांग्रेस ने गलतियां की। क्या गलती है हमारी गलती ये है कि हम एक ऐसे राज्य जो स्वतंत्र है हमने मिला लिया नहीं। अच्छा ये बताइए, सिंधु जल समझौता हुआ ना, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। आप चाइना से 5 नदियों का पानी आता है, वक्त की कमी है, वक्त की भी कमी है, लेकिन आप अपनी गलतियों को भी मानिए। अगर देश में आपने गलतियां करी है तो देश उसको भुगत भी रहा है, अब उसको मान ही नहीं रहे। अगर चाइना पानी बंद कर लेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, समय की कमी है और आज की चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से 1971 हो या 1962 हो या देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें भारतीय सेना का शौर्य और वीर पराक्रम भी देखने को मिला, लेकिन हर बार विपक्ष जो है वो अब मौजूदा सरकार पर सवाल पूछता है, लेकिन खुद जवाब देने से कतराता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही।